बख्तियार साहब ने कई सालों बाद उन्हें इतना खुश देखा था। आज सबीहा बेगम के भाई उनके घर आने वाले थे। सबीहा और बख्तियार ने सबके खिलाफ जाकर शादी की थी। वो दूर के रिश्तेदार थे, उनका रहन सहन सब मुख्तलिफ था। जहाँ सबीहा बेगम के घर में सब पुराने ख्यालात के मालिक और ज़्यादा जिंदगी गुजारते थे, वहीं बख्तियार के घर का माहौल काफ़ी मॉडर्न था। एक दिन खानदान में शादी के किसी फंक्शन में जहाँ सबीहा अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी, वहीं पर बख्तियार भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। जवानी का दौर उरूज पर था, नजरें टकराई तो दिल धड़के और फिर उन दोनों के दरमियान गहरी मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन बख्तियार ने उससे शादी का कहा, मगर ये तो सबीहा ही जानते थे कि उसके घर में बख्तियार की आज़ाद ख्याल फैमिली को लेकर हमेशा से कितनी तनकीदें की गईं। फिर भी सबीहा ने उसे रिश्ता लाने का कह दिया। इससे पहले बख्तियार अपने घर वालों को भेजता हवेली ने किसी ने सबीहा बेगम और बख्तियार की छुपकर लाइब्रेरी में मिलने की मुखबरी की, जिस वजह से सबको उनके बारे में इल्म हो गया। जहां बख्तियार के घर वाले सबीहा के लिए राजी थे, उसके बरक्स सबीहा के घर वाले बख्तियार का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सबीहा पर पाबंदियां लग गईं। बख्तियार से उसे मिले महीना गुजर गया। बख्तियार की मोहब्बत सच्ची थी, तभी उसने अपने घर वालों को रिश्ता ले जाने को कहा। मगर जब वो लोग रिश्ता लेकर सबीहा के घर गए, इससे पहले कि सबीहा बेगम की निस्बत कहीं और तय हो चुकी थी, बहुत मुश्किल से बख्तियार ने उनसे राब्ता करके उनकी मर्जी जानी। सबीहा बेगम ने उन्हें सब सच बता दिया कि कैसे उन्हें डरा धमका कर चुप करवाया गया है। बख्तियार ने अपनी पूरी कोशिश की कि सबीहा बेगम के घर वालों को मनाने की, यहाँ तक कि बख्तियार ने सबीहा के तीनों बड़े भाइयों से मार तक खाई थी, क्योंकि वो खुद भी जनूनी थे। अकलौते जो थे, गुस्सा हर वक्त नाक पर ही रहता था। सबीहा के भाई थे इक़्तिदार, सबसे बड़ा भाई, जिसने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। वो मुल्क से बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ, तब बख्तियार ने उससे राब्ता किया। तब उसने भी घर वालों को मनाने की कोशिश की, मगर कोई ना माना। फिर मजबूरन बख्तियार ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया। इक़्तिदार ने उन दोनों का साथ दिया और फिर सब ने सबीहा से रिश्ता ख़त्म कर लिया। इक़्तिदार दूसरे मुल्क था, मगर वो ख़ास अपनी बहन का गवाह बनने आया था। सबीहा बेगम की हिम्मत था वो। उसके बाद इख्तियार के घर वालों ने खुशी खुशी उसे अपने घर खुशामदीद कहा और यहाँ से उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई। शादी के 1 साल के अंदर उसने काफ़ी दफ़ा अपने घर फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, मगर हर दफ़ा ही उसे धुतकार दिया जाता और जब वो उम्मीद से थी तब वो टेंशन लेकर मज़ीद बीमार पड़ने लग गई थी। फिर बख्तियार की फैमिली ने बख्तियार को सबीहा बेगम को यहाँ से ले जाने का कहा। बख्तियार उन्हें पेरिस में अपने डैड के घर ले गया और फिर हमेशा वो लोग पेरिस में ही रहे। सबीहा बेगम वैसे तो अंदर से टूट चुकी थी, मगर जब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो उनकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका वो गम कम होता गया। मगर अक्सर वो अपने घर वालों को याद करके बहुत रोती थी। कई सालों की मेहनत के बाद बिल आखिर इक़्तिदार साहब अपने घर वालों का दिल अपनी बहन के लिए साफ कर चुके थे। वो पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने शादी नहीं की, मगर उनकी 2 फैमिलीज थी, उनके अम्मा अब्बा, उनके भाई और दूसरी फैमिली उनकी बहन बहनोई और भांजा। वो अक्सर पेरिस जाकर भी अपनी बहन से मिला करते थे और आज वो 27 सालों के बाद अपने भाइयों को राजी करके पहली दफ़ा अपनी बहन के घर लाने वाले थे। चंद महीने ही गुजरे थे बख्तियार को वापस आए पाकिस्तान अपने घर आए हुए, क्योंकि अब कहीं जाकर उनके बेटे ने यहाँ आने पर हामी भरी थी। वैसे तो वो लोग अक्सर छुट्टियों में उसे पाकिस्तान लाते थे, उसके यहाँ दोस्त भी थे, मगर वो पेरिस का रहने वाला था, उसे पाकिस्तान में एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी। रात 8 बजे का वक्त था जब घर का मेन गेट खुला और एक बड़ी सी काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी अंदर दाखिल हुई और पोर्च में आ रुकी। पहले दोनों दरवाजे खुले और सबीहा बेगम से बड़े 2 भाई मुख्तियार साहब और इफ्तिखार साहब दोनों बाहर निकले। उन्होंने एक सरसरी निगाह उस सफ़ेद इमारत पर डाली। फिर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला और सबसे बड़े भाई बाहर आए। इम्तियाज़ साहब, जो घर में सबसे ज़्यादा खिलाफ थे मगर आखिरकार मान ही गए थे, उन्होंने एक तायराना निगाह इस सफ़ेद पैलेस पर डाली और अपने असली बादशाहों जैसे अंदाज से चलते हुए अंदर जाने लगे। आखिर में ड्राइविंग सीट पर बैठे इक़्तिदार बाहर आए। उनके चेहरे पर नरमी थी। सबीहा बेगम ने नम आंखों से सबको सलाम करके इन सब का इस्तकबाल किया। बख्तियार साहब भी साथ ही खड़े थे। इक़्तिदार तो बख्तियार के अब साथी जैसे थे, इसीलिए वो उनसे हमेशा की तरह दोस्ताना अंदाज में मिले। अलबत्ता मुख्तियार और इफ्तिखार साहब पी के अंदाज में और इम्तियाज़ साहब मगरूराना अंदाज में उन्हें देखकर अंदर को बढ़ गए। इतने सालों में अपनी बहन से मिलकर इफ्तिखार और मुख्तियार बहुत खुश थे, मगर इम्तियाज़ साहब उनसे पहले भी मिल चुके थे। सबीहा, हाँ, बेटे की पैदाइश हुई तो वो उसे लेने गए थे ताकि वो उसे और उसके बच्चे को वापस ले आए। अगर वो बख्तियार को छोड़ने पर राजी हो जाते हैं तो सब उन्हें माफ़ कर देंगे, मगर सबीहा ने मना कर दिया। वो कभी अपनी ये फैमिली ख़राब नहीं करेंगी। तभी से अब तक उनके दिल में सबीहा और बख्तियार के लिए नफरत थी, जो आज भी उनकी आंखों से झलक रही थी। सलाम दुआ हाल चाल के बाद इम्तियाज़ ने फिर से पुरानी बातों को कुरेदना शुरू कर दिया। इक़्तिदार साहब ने बहुत मुश्किल से सारी सूरत हाल संभाली। उनके मुताबिक इम्तियाज़ साहब अपनी बहन से मिलने और गिले शिकवे दूर करने आए थे, मगर उनके तेवर हरगिज़ ऐसे नहीं लग रहे थे।
वैसे कहाँ है तुम्हारा वो इकलौता बेटा? लगता है उसे मेहमानों के आने की खबर नहीं हुई, या शायद उसे इल्म था। बाप पर गया है फिर तो पूरा। उन्होंने हशाश बशाश अंदाज में सीधा तंज दे मारा। बख्तियार साहब ने बेसाख्ता ने फिर इक़्तिदार को और फिर अपनी बीवी को देखा। ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो आता ही होगा, सबिहा बेगम ने बमुश्किल लहजा हमवार बनाते हुए कहा था। मंजर बदला। सालीशान घर के अंदर बने बड़े से गार्डन के एक तरफ स्विमिंग पूल था, जिसके अंदर एक वजूद स्विमिंग करता दिखाई दे रहा था। उसने एकदम पानी से मुंह बाहर निकाला तो शक्ल नुमाया हुई। बख्तियार की तरह साफ रंगत, निखरा चेहरा और सबीहा की तरह खूबसूरत पुरकशिश आंखें। उसने दोनों हाथ बाहर रखे और झटके से पानी से निकलकर बाहर आया। उसका वर्जिशी बेदाग जिस्म वाज़े हुआ। वो उस वक्त सिर्फ ब्लैक शॉर्ट में मलबूस था। उसने बाहर आकर कुर्सी पर रखा टावल उठाया और बाल खुश्क करने लगा। ये था जरताश बख्तियार, बख्तियार का इकलौता लाडला खूबरू फरजंद। पूरा बाप पर गया था, मगर बाप अपनी जवानी में सिर्फ शैतान ही था। मगर जरताश उससे 4 कदम आगे था। ऐसा कौन सा कांड होगा जो उसने ना किया हो? वो थोड़ा लापरवाह सा, बिगड़ा हुआ सा था। दौलत और अपनों के लाड के नशे ने उसे बिगाड़ दिया था। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था। वो कभी अपने मसलों में माँ बाप को नहीं लाता था, बल्कि उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि जरताश कितने कारनामे अंजाम दे चुका है। उसकी यूनिवर्सिटी की कितनी ही लड़कियां उस पर मरती थी, और अब थोड़ा बहुत उसने बाप का बिजनेस भी संभाला था, तो वहाँ भी कई एम्प्लॉयज़ उसके डिम्पल पर मर मिटती थी, और फिर वो खुद शोख तबीयत का मालिक था। वो बाल सुखा ही रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। आलियान की कॉल थी। आलियान उसका दोस्त था जिसकी फैमिली पेरिस में रहती थी, मगर वो अक्सर यहाँ पाकिस्तान अपने ननियाल आता जाता रहता था और अभी भी आया हुआ था। क्या हाल है मेरे हीरो, कैसा है तू, कैसा लगा पाकिस्तान? उसने बेजारी से आलियान की बात सुनी। सो बोरिंग यार, ये मेरे टाइप का नहीं। उसकी बात पर वो हंस पड़ा। अबे साले, तेरे लिए खुशखबरी है, मैंने यहाँ कुछ अच्छी जगह देखी हैं, चलेगा? सारी बोरियत दूर हो जाएगी। आलियान की बात पर उसने हामी भरी। तभी मुलाजिम ने आकर मेहमानों की इत्तला दी। हाँ ठीक है, जाओ। एक तो ये मेहमान भी ना। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद निक सिक से तैयार होकर वो इन सबके सामने था। उसने अपने दोनों मामू इफ्तिखार और मुख्तार को सलाम किया और एक नज़र इम्तियाज़ साहब को देखा। ये शख्स उसे ज़रा नहीं पसंद था। उसे आज भी याद है, बचपन में एक दफ़ा ये शख्स उसके घर आया था और उसकी माँ से उसे और उसके बाप को छोड़ने की बातें कर रहा था। जरदाश ने सरता पैर उस एक घमंडी शख्स को देखा जो बादशाहों की तरह बैठा हुआ था। फिर सर के इशारे से सलाम करके इक़्तिदार के साथ आ बैठा। उसके अंदाज पर इम्तियाज़ साहब ने मुट्ठियाँ भींच ली, मगर जब्त किया। इक़्तिदार की तो जान बसती थी उसमें, और अब उन दोनों मामू भांजे की ना ख़त्म होने वाली दोस्ताना गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। सबिया ने मुलाजमा से कहकर खाना लगवाया। खाना अच्छे माहौल में खाया गया और उसके बाद चाय का दौर चला। फिर इक़्तिदार के इशारे पर वो तीनों भाई थोड़ा लहजा नरम करके अपनी बहन से बारी बारी मुखातिब हुए। सबा, माना इन चंद सालों में जो तलखी हमारे दरमियान थी वो इतनी शदीद थी कि हमारे रिश्ते को ही खोखला कर गई, मगर अब जबकि सब ठीक होने लगा है तो तुम भी अब सब के लिए अपना दिल साफ कर लो। बाबा जान से आकर मिल लो, वो काफ़ी बीमार हैं। इफ्तिखार साहब के लहजे में ऐसा था जैसे सबिहा बेगम से इल्तिजा कर रहे हों, जबकि इन लोगों ने ही उन्हें घर आने से रोका था। हाँ सबा, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर आकर रहो, और इक़्तिदार ही तो हमारे घर की रौनक थे, और तुम दोनों ही घर छोड़ गए। अब इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो खालीपन आज भी हवेली में सर उठाए फिर रहा। मुख्तार साहब ने भी अपना लहजा धीमा किया और हिस्सा डाला। सबिहा खानम, तुमने अपनी मर्जी से अपना हमसफ़र चुना था और तुम आखिर तक इस बात पर डटी रही। तुमने हम सबको हरा दिया और हमने हथियार फेंक दिए। उम्मीद है अब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। आखिर में वो बोले बादशाहों के लिए अंदाज में। सबिहा बेगम की आंखों में नमी आ गई थी। वो एक बार फिर रोती थी। मुख्तार के बेटे और इफ्तिखार की बेटी दोनों की निस्बत आपस में तय थी, और अब उनकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम इस तकरीब में हमारे साथ होगी। इम्तियाज़ साहब फिर बोले तो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो अपने भाइयों के बच्चों से तो नहीं मिली थी, लेकिन इक़्तिदार उन्हें पूरी फैमिली की तस्वीरें दिखा चुका था, और अब उनके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश थी इन सब से मिलने की, अपने खून को गले लगाने की। ज़रूर भाई साहब, मैं अपने बच्चों की खुशियों में ज़रूर शरीक होंगी। वो लोग जाने लगे तभी इम्तियाज़ साहब रुके और मुड़े। बख्तियार, तुम भी लाजमी आना। ये पहली दफ़ा होगा कि तुम अपने ससुराल आओगे, और अपने बेटे को भी लाना। वो रुका होता तो मैं उसे खुद कह देता। लहजा वही खुरदरा था, मगर उनके कहने पर बख्तियार ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। वो बड़े थे और सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, जबकि जरताश को वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो खाने पर भी नहीं रुका और अपने दोस्त आलियान के साथ कहीं चला गया। वो दोनों इस वक्त साथ एक क्लब में बैठे थे। जरताश को पेरिस वाला रंगीन माहौल चाहिए था। उसे मिल गया था, जबकि आलियान उसे मुसलसल समझा रहा था कि ये पेरिस नहीं है, यहाँ अगर वो ड्रिंक करेगा तो आलियान सूरत हाल को काबू नहीं कर पाएगा। जबकि जरताश इसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज किए ड्रिंक करने में मसरूफ था। ऐसे में एक लड़की उसके बराबर आकर बैठी। उसने एक नज़र आलियान को देखा और इशारे से वहां से चले जाने का कहा।
तो आलियान उठकर चला गया। कुछ देर वो जरताश के साथ बैठी वाहियात किस्म की हरकतें करती रही। कभी उसके जिस्म पर हाथ फेरती, कभी गर्दन पर लब रखती, और जरताश बैठा इस सबसे लुत्फानंदोज हो रहा था। और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने एक झटके से उसको बालों से पकड़कर अपने करीब किया और उसके लबों पर झुक गया। ये था जरताश हाशमी, बख्तियार हाशमी का इकलौता लाडला बिगड़ा शहजादा। लड़ाई झगड़ा, पीना पिलाना, जना, ये सब उसके लिए आम सी बातें थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके बराबर रात वाली खूबसूरत लड़की सो रही थी। उसने मुस्कुराकर उसके बाजुओं पर उंगली फेरी तो लड़की ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग हैंडसम। वैसे मानना पड़ेगा पाकिस्तान की खूबसूरती भी कम नहीं। जरताश जेरे लब बड़बड़ा। यह आलियान का फ्लैट था जहां वो रात उसे लेकर आया था। यकीनन आलियान ने उसके घर में कॉल करके झूठा बहाना किया होगा, जैसे वो हमेशा पेरिस में किया करता था। जरताश जब जब किसी लड़की के साथ वक्त गुजारता था तो आलियान सबिहा बेगम को कॉल करके कभी मूवी नाइट और बहाना कर देता, और कभी पार्टी का और कभी कुछ। जरताश जब घर आया तो सबिहा बेगम कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी ज्वेलरी पहन रही थी। जरताश ने उन्हें पीछे से गले लगाया और सर उनके कंधे पर रख दिया। उन्होंने बहुत मोहब्बत से अपने अकलौते बेटे को देखा। क्या बात है मलका साहिबा, आज तो आप कहर ढा रही हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे कहाँ जाने की तैयारी है मलिका? उसने बहुत मोहब्बत से अपनी माँ के गाल पर लब रखते हुए कहा। वो जब घर आया था तो सबसे पहले नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया था, फिर उनके पास आया, मगर वो समझ चुकी थी कि उसने ड्रिंक की थी। उन्होंने खफकी से उसे देखा। तुमने कल रात भी पी है ना? नहीं मानोगे ना माँ की बात। वो वाकई नाराज हो रही थी। मॉम, कहा तो है थोड़ी थोड़ी करके कम कर दूंगा, एकदम से तो नहीं छोड़ सकता ना। उसने बहुत लाड से कहा तो उन्होंने उसे नरमी से खुद से दूर किया। सुधारो अपने आप को। तुम्हारे कजन्स को देखो, तुमसे भी छोटे हैं वो उम्र में, और उनकी शादियां हो रही हैं। अब तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढूंगी मैं जो तुम्हें सुधार सके। सबिया की बात पर जरताश का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मॉम, आप तो पर्सनल हो गई, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, उसने हतमी अंदाज में कहा। तो क्या सारी जिंदगी कंवारे रहना है? कहा भी था मैंने, कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ तो नहीं है ना पसंद, आप जानती हैं ना मुझे, अपने घर में अपने अलावा कोई खातून नहीं बर्दाश्त। वैसे भी आपको क्या लगता है मुझे कोई पाकिस्तानी लड़की पसंद आएगी? कभी भी नहीं। वो बड़े लाड से उन्हें फिर से पीछे से हक करके उनकी गर्दन में मुंह छुपा गया। तो सबिहा ने अफसुर्दगी से उसे देखा। जब तुम्हें पेरिस की लड़कियां पसंद नहीं आई तो क्या पता कोई पाकिस्तान की ही पसंद आ जाए। जानती हूँ तुम्हारा टेस्ट ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखना, एक मशरकी लड़की अपने घर को, शौहर को और बच्चों को, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को समेट कर चलती है, और वही आगे की नस्लों को संवारती है। खैर तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। वैसे पाकिस्तान में मॉडर्न लड़कियां भी हैं। उन्होंने चमकती आंखों से उसे देखा तो उसने बेजारी से अपने सर पर हाथ मारा। मॉम प्लीज़, ये लड़की नामा बंद कर दें और बताएं आप जा किधर रही हैं। आज काफ़ी सालों बाद मैं अपनी हवेली जा रही हूँ अपने लोगों से मिलने। तुम्हारे डैड भी जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? वो जानती थी वो नहीं जाएगा, फिर भी पूछ लिया। आप जाएं, मुझे वैसे भी एक अच्छा जिम तलाशना है, वर्कआउट रुक गए और बॉडी दिख रही है। वो अपने असली अंदाज में कहता हुआ उनके गाल चूमकर कमरे में चला गया। न जाने क्या बनेगा इस लापरवाह लड़के का। वो जेरे लब बड़बड़ा कर रह गई। क्या बात है, इतना चुप चुप क्यों हो? वो इस वक्त KFC के एक ब्रांच में बैठे थे। जब आलियान ने उसे गहरी सोचों में गुम पाया तो पूछ बैठा, यार मॉम चाहती हैं शादी कर लूँ, कहती हैं पाकिस्तान में भी लड़कियां अच्छी हैं। उसने पुरसोच लहजे में कहा, जबकि आलियान को उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। जरताश ने उसे हंसता पाकर घूरी से नवाजा। सीरियसली? मतलब एक बंदा जिसको पेरिस जैसे तीखे शहर में कोई लड़की पसंद नहीं आई, वो पाकिस्तान की फीकी लड़की से शादी करेगा? वो अब तक हंस रहा था। लोगों ने पलट कर उसे देखा। वही तो मैं मॉम को समझा रहा था, मतलब मेरे टाइप की लड़की मुझे नहीं लगता कितनी आसानी से मिलेगी। वो बोला तो आलियान ने रुक कर उसे देखा। वैसे तूने कभी बताया नहीं तुझे कैसी लड़की चाहिए? मॉडर्न लड़की? पाकिस्तान में भी काफ़ी मॉडर्न लड़कियां हैं, तुझे किस टाइप वाली चाहिए? पता नहीं यार, मैंने कभी बीवी के तौर पर इतनी गहराई में जाकर सोचा ही नहीं। वो धीरे धीरे बोलने लगा। आलियान अब संजीदगी से उसे देख रहा था। वैसे आंटी सही कहती हैं, तू 26 साल का हो चुका है, एटलीस्ट मंगनी तो हो जानी चाहिए थी। और अभी नहीं तो कब सोचेगा तू? तुझे तो अपनी ज़िंदगी का खुद कन्फर्म नहीं पता। तू कहता है कि तुझे मॉडर्न चाहिए। पेरिस में कितनी सारी लड़कियां थी, वो भी तो मॉडर्न थी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। तुझे वो तो पसंद नहीं आई? आलियान की बात पर उसने कांधे उचका दिए। मैं चाहता हूँ वो मॉडर्न हो, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, मगर वो क्लब ना जाए, वो लड़कों से ना मिले, वो वेस्टर्न ड्रेसेस ना पहने, वो हराम मशरूब ना पिए, वो घर की मलका बनकर रहे, वो किचन संभाले, वो घर के मामलात को हल करे, वो एक फैमिली वुमेन हो। जरताश की बात पर एक बार फिर आलियान का कहका निकला। इस बार जरताश ने गुस्से से उसके मुंह में फिंगर फ्राइज ठोंस दी, जिन्हें खाने के बाद वो फिर से हंस पड़ा। जरताश ने वहीं बैठे बैठे उसे चंद वाहियात किस्म की गालियों से नवाजा, जिसे सर खम करके उसने कबूल किया। वे तो खुद देख, तेरी बातें कैसी अजीब हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं। मतलब तू चाहता है तेरी बीवी मॉडर्न हो, वो पैंट शर्ट पहनकर किचन में रोटी बना रही हो? सीरियसली?
वो फिर से हंस पड़ा। इस दफा जरताश ने उसे कुछ कहने के बजाय गहरी सांस लेकर नजरों का जाविया बदल लिया। अब ये तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे आखिर कैसी लड़की चाहिए थी। एक मॉडर्न लड़की जिस पर वो पूरी तरह अपना कंट्रोल रखे, ये कैसे मुमकिन था वो खुद नहीं जानता था। उसका मोबाइल रिंग हुआ, शायद कोई नोटिफिकेशन था। उसने एक नज़र स्क्रीन पर चमकता नाम देखा तो रुक सा गया। जानिया लिखा आ रहा था। जानिया उसकी यूनिवर्सिटी की वो लड़की थी जिस पर सब मरते थे, मगर वो सिर्फ जरताश पर मरती थी। जरताश ने नोटिफिकेशन चेक किया तो देखा जानिया ने इंस्टाग्राम पर एक नई तस्वीर अपलोड की थी। जानिया एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और उसका ड्रेसिंग सेंस और उसकी हर चीज़ कमाल थी। जरताश को स्क्रीन पे तकता पाकर आलियान ने भी उसके मोबाइल में झांका। परफेक्ट, ये लड़की परफेक्ट लगेगी तेरी वाइफ के रूप में। मगर इतना मैं बता दूं कि तुझे ये अमीर बाप की इकलौती लाडली बेटी है जिसने आज तक उठकर पानी तक नहीं पिया, तो ये किचन नहीं संभाल सकती मेरे भाई। तो एक काम कर, घरेलू मामला आंटी पर छोड़ दे, तो बस वाइफ के साथ एंजॉय करना लाइफ। आलियान की बात पर वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराया। वो जानता था जानिया उसकी अटेंशन के लिए कितना मरती थी, और जब से वो पाकिस्तान आया था वो उसे दिन में 10 बार मैसेज करती थी। वो उसे बुरी नहीं लगती थी, मगर उसने उसको कभी इस नज़र से नहीं देखा था। वो लोग साथ ट्रिप पर भी गए, पार्टीज में भी साथ होते थे, मगर उसने कभी जानिया को वो वाली अटेंशन नहीं दी जिसके लिए वो तरसती थी। बता फिर क्या सोचा? उसे खामोशी से जानिया की तस्वीर तकता पाकर आलियान के पेट में मरोड़ उठने लगे तो पूछ बैठा, क्या वो मान जाएगी शादी के लिए? अबे साले, तू वो जो तेरे आगे पीछे घूमती थी वो और क्या चाहती थी? जाहिर है मान जाएगी, तुझे टेंशन देगा तो खुद देखेगा वो कैसे तेरे करीब आती है। आलियान ने उसे समझाया तो उसने महज हाँ में सर हिलाया, और अब वो जानिया की पिक्चर पर कमेंट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जानिया को खुद मैसेज आ गया और फिर ना खत्म होने वाली चैटिंग शुरू हो चुकी थी। आलिया ने इसे मसरूफ देखकर खुद सामने रखा सारा फ्राइड चिकन चट कर चुका था। जरताश को समझा कि जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। भूख तो लगनी थी। बख्तियार और सबिया के लाख मरतबा समझाने पर वो आज पहली बार अपने नाना जान की हवेली जा रहा था। सुना था शादी की तकरीबात शुरू हो रही है, यानी अब अक्सर हवेली आना जाना लगा रहेगा। वो 1000 ख्याल और आज़ाद तबीयत का बंदा था। उसे कहाँ पसंद थी ये रवायती शादियाँ, मगर खैर वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और इसीलिए चला है, और साथ अपना वो महंगा कैमरा भी उठा लाया। हाँ, उसे कभी कभी फोटोग्राफी करना पसंद थी, और जितनी तारीफें वो रवायती तकरीबात की सुन चुका था उसने सोचा कि अगर कोई एक भी चीज़ दिलचस्प लगी तो वो कैमरे में महफूज कर लेगा। वैसे तो वो जानता था वो यहाँ बोर ही होगा, क्योंकि हवेली का नाम सुनते उसके दिमाग में बड़े बुजुर्ग और उनका रूप, दबदबा और अदब और सकाफत सब आता था। मगर हवेली का माहौल उसकी सोच से बिल्कुल बरक्स था। उनकी गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई वो हैरान रह गया। हवेली को खूबसूरत बरक़ी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल लगी हुई थी। उसने गाड़ी के अंदर से ही कैमरा निकालकर हवेली की तस्वीर ली। फिर गाड़ी एक बड़े से पोर्च में रुकी तो वो माँ बाप के साथ बाहर निकला, और उनके अंदर जाते ही सबिया को मेहमानों ने घेर लिया। उस दिन के बरक्स आज तो इफ्तिखार और मुख्तार साहब भी बख्तियार से अच्छे से मिल रहे थे, और वो ये सब देखकर हैरान था। इतनी खूबसूरत हवेली उसने पहली दफ़ा देखी थी। उसके अंदर आती एक बूढ़ी खातून ने बेसाख्ता उसका माथा चूम कर उसे गले से लगाया। सरताज को एक ममता की सी कुर्बत महसूस हुई। वो सवालिया नजरों से अपनी माँ को देखने लगा, जिसने बेआवाज लब हिलाकर उसे नानी जान कहा, यानी वो उसकी माँ की भी माँ थी। सरताज के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। उसे उनका लम्स सुकून बख्श लगा था, बिल्कुल एक माँ के लम्स की तरह। फिर वो उसे हाथ पकड़कर नाना जान से मिलवाने ले गई, जो व्हील चेयर पर बैठे काफी कमजोर लग रहे थे। उसने सलाम किया। सबिया ने उसे झुककर सर पर हाथ रखवाने का इशारा किया। उसे ये सब बहुत बोरिंग लगा, मगर माँ के लिए कुछ भी। थोड़ी देर बाद वहीं बैठा रहा। वो वहाँ काफ़ी बोर हो रहा था क्योंकि वहाँ सब बड़े थे। तभी उसकी मुमानिया वहाँ आई, और हैरत की बात तो ये थी कि मुख्तार और इफ्तिखार की बीवियों से ज़्यादा अच्छा अखलाक इम्तियाज़ साहब की बीवी का था। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उससे मुखातिब किया और फिर उसकी झिझक और बोरियत समझते हुए मुस्कुरा दी। बेटा जाओ, पिछले बागीचे में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अपनायत से कहा। तो ना समझी से उसे देखने लगा। अरे सवेली में न जाने कितने बागीचे होंगे, वो भला किधर जाता, और फिर वो सब कौन थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। खैर वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ उठा और कैमरा थामे चल दिया। हवेली उसकी सोच से ज़्यादा बड़ी थी। वो जगह जगह घूमकर उसकी तस्वीरें उतार रहा था। उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि वो किसी ख्वाब, किसी कैफियत में सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपर की मंजिल चला गया। वहाँ बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हुई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। कमाल, एकदम कमाल। नाना जान की हवेली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर उसने कैमरे आंख के सामने किया और मंजर महफूज करने लगा। तभी उसकी मधम सी मौसीकी सुनाई दी जो बाहर खिली बड़ी सी छत से आ रही थी। वो कदम कदम चलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक लंबे बालों वाली लड़की बड़ी सी घेरदार सफ़ेद रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहने रक्स कर रही है। वो घूम रही थी। वो रुकती, एक स्टेप करती और फिर घूमती, और जब वो घूमती तो उसकी फ्रॉक भी किसी फूल की तरह खिल जाती, और हद से ज़्यादा लंबे हल्के घुंघराले बाल खुले बिखरे हुए थे। जरताश बेख्तियार उसकी कई तस्वीर बनाई।
इतनी कि उसे खुद भी अंदाजा न हुआ कि वो कर क्या रहा था। तभी मौसीकी रुकी और वो लड़की एक अंदाज में गर्दन झुकाकर रुक गई। बाल उसके चेहरे पर फैल गए। जरदाश्त ने बेख्तियार उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश की और तभी अचानक वो गिरने लगी। इससे पहले वो गिरती जरदाश्त आगे बढ़कर उसे कमर से थाम चुका था। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे आंखें मीच गई थी। जरदाश्त की निगाह बेख्तियार उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। खूबसूरत गोल चेहरा जो मेकअप से और ज्यादा हसीन लग रहा था। उसके वो तराशे हुए होंठ और जब उसने आंखें खोली तो उसकी इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकें देखकर जरदाश्त को लगा कि वो इन सब को गुमसा हो गया। वो इस हवेली देखे गई, वो हवेली का तो नहीं लगता था। नीली जीन्स, सफेद शर्ट, साथ वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। आयात से बेख्तियार उसे दूर हुई। वो उसे भवें सुकेड़े देखने लगी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली तो उसकी पंखड़ी जैसे होंठ हिले। उसकी आवाज़ इतनी बारीक और सुरीली थी कि जरदाश्त को मौसीकी से की धुन सुनाई दी। क्या वो कोई रवायती लड़की थी? वो कितनी हसीन थी। ओ हेलो मिस्टर, कैन यू हियर मी? मैंने कुछ पूछा है। थोड़ी ही देर में वो रवायती लड़की उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर रही थी। बिल्कुल किसी मॉडर्न लड़कियों का सा लहजा था। वो हैरान हुआ। वो मैं जरदाश्त, ओ गॉड, आप सबिहा पप्पो के बेटे हैं? वो हैरान थी। वो उसकी सोच से ज्यादा वजी था, मगर अपने जज्बातों पर कंट्रोल करके वो लापरवाही से उसे देखने लगी जैसे जरदाश्त इस दुनिया की सबसे गैर ज़रूरी शय हो। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे मेहमानों के पास जाएं। वो सबके सामने पटर पटर जबान लड़ाते देख चुके थे। एक बार के कहने पर पलट कर जाने लगा तो आयत उसके हाथ में कैमरा देख चुकी थी। सुनो, क्या तुम मेरी तस्वीरें ली हैं? वो थोड़ी डरी हुई थी। जरदाश्त ने नफी में सर हिलाया। झूठा कहीं का। और मेरी बात सुनो, तुमने मुझे यहाँ रक्स करते देखा है ना? इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? उसे डर था कि वो जाकर किसी को बता ना दे, वरना आयत के बाबा उसका सर धड़ से अलग कर देते। इसे मैं गुजारिश समझूं या फिर धमकी? उसके अंदाज पर वो तब ही गया। मेरा ऑर्डर। वो भी गर्दन अकड़ा कर बोली। उसे वो काफी दिलचस्प लगी। वो मुड़कर वापस उसके सामने आया। उसे आता देखकर आयत की आंखें फटी। जरदाश्त हाशमी सिर्फ अपने माँ बाप को ऑर्डर मानता है मिस। आप होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? उसे अपना ऑरा माइनस होता महसूस हुआ तो सख्ती से बोला, इस हवेली की मालकन। वो गर्दन अकड़ाकर बोली तो जरदाश्त 2 कदम और करीब आया। वो ठिठकी। अब तक तो वो जान गया था कि वो उससे डरी क्यों थी, क्योंकि वो रवायती लोग थे, बेटियों का यूं नाच गाना पसंद नहीं करते थे। होंगी आप यहाँ की मालकन, मेरी मॉम यहाँ की बेटी है, तो इस लिहाज से ये मेरा घर हुआ। तो मिस वॉट एवर, दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना वरना बहुत बुरा होगा। वो बोलकर पलटा तो वो कलस कर रह गई। बिगड़ा हुआ मगरबी शख्स। उसके अल्फाज सुनकर वो पलटा। वाह, आप तो काफी कुछ जानती हैं मेरे बारे में। अब तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो एक झूठ था। कौन सा झूठ? उसने भवें सुकेड़ी। इस कैमरे में आपकी खूबसूरत लाजवाब रक्स की तस्वीरें कैद हैं, याद रखिएगा। वो कहकर पलटने लगा तो आयत के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो फौरन भाग कर उसके रास्ते में हाल हुई। प्लीज 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 डिलीट कर देना, पापा को पता चला ना तो वो मेरा सर उतार देंगे। और इस वक्त वो उसे बहुत हसीन लगी। जरदाश्त ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। बदले में मुझे क्या मिलेगा? हैं? आपको भी बदले में कुछ चाहिए? मगर आप तो इस घर के फर्द हैं ना, और अपने घर की औरतों की हिफाजत करना तो आपका फर्ज हुआ ना। वो निहायत मासूमियत से बोली। हाँ, और हिफाजत भी किससे? इसी घर के मर्दों से। वो सर झटक कर जाने लगा। क्या चाहते हो? वो तड़क कर बोली तो जरदाश्त के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार है। मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, बदले में मुझे एक दफ़ा फिर यही रक्स देखना है। वो बोला तो आयत हवन्नक बने उसे घूरने लगी। ओ हेलो, तुम बेशरम बेहया मगरबी इंसान। ओके, फिर तैयार हो जाओ, मैं जाने लगा हूँ नीचे। वो मुतमईन अंदाज से कहता जाने लगा तो आयत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुनिए ना प्लीज, ऐसा मत करें। वो बेसाख्ता मुड़कर उसे देखने लगा। इस दफा जरदाश्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वो कितनी लड़कियों के करीब रह चुका था, मगर इस लड़की के लम्स ने उसका दिल धड़का दिया। प्लीज मत बताइएगा ना, पापा मुझे जान से मार देंगे। प्लीज जरदाश्त प्लीज। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। जरदाश्त के गले में हड्डी उभर कर मासूम हुई। एक बार फिर से कहो जरदाश्त। वो कितनी टेंशन में थी और जरदाश्त पर तो जैसे लम्हा थम गया था। वो नासमझी से उसे देखने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आने पर उसने एक झटके से जरदाश्त का बाजू छोड़ा और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। राहदारी में चलते हुए इम्तियाज साहब वहाँ आ रहे थे। उन्हें वहाँ देखकर उनके माथे पर शिकन उभरी। एक नागवार निगाह जरदाश्त पर डाली और वो अपनी बेटी को सख्ती से घूरने लगे जो उनकी मौजूदगी में ही काम गई। मेहमान नीचे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ऊपर क्यों आए? लहजा काटदार था। वो बाबा जान, मैं फूलों की टोकरी लेने आई थी, वो तो नहीं मिली, लेकिन इन्हें यहाँ देखा ही रास्ता भूल गए थे शायद। वो सफाई से झूठ बोलकर सर झुका गई। उन्होंने इसे जाने का इशारा किया तो वो जाने लगी।
फिर अपने बाबा की पुश्त के पीछे से जरताश को इल्तिजाई नजरों से देखने लगी और फिर पलट गई। जरताश अब अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था जो खुद को इस हवेली का बादशाह समझता था। हर एक नजर उनके सामने झुकी जाती थी। वो उसे आंखों ही आंखों में न जाने किस चीज की तंबीह कर रहे थे, मगर जरताश आंखों में आंखें डाले उन्हें देखता रहा और वो उसे आंखों ही आंखों में न जाने किस चीज की तंबीह कर रहे थे। समझ तो वो चुका था, उन्होंने एक आखिरी निगाह